स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 23 जो कि है क्लास 9 सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। वर्कशीट का टॉपिक है रूसी क्रांति, जो कि ये वर्कशीट जो है उसका भाग 1 है। आगे हो सकता है हमारी वर्कशीट में इसके आगे के जो है पार्ट्स आएँ। ठीक है, रूसी क्रांति से पूर्व। अब देखिए हमारी वर्कशीट में सबसे पहले क्या है, रूसी क्रांति से पूर्व। रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज का फिनलैंड, यानी कि रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा कौन कौन से राज्य थे? फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान शामिल थे। ठीक है, रूसी सम्राट जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक थे। रूसी सम्राट जो है वो द्वितीय निरंकुश शासक थे, यानी कि दूसरे नंबर के निरंकुश शासक थे। मध्यम वर्ग के उदारवादियों के पास राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। जो मध्यम वर्ग के उदारवादी हुआ करते थे उनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं होते थे। राजनीतिक दल रूस में अवैध थे, यानी कि गैरकानूनी थे। और 85% यानी कि 85% आबादी जो है कृषि कार्य से जुड़ी हुई थी, जबकि केवल 15% जो है अन्य कार्यों से जुड़ी हुई थी। केवल बड़े किसानों के पास अपनी ज़मीन होती थी, छोटे किसानों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वे दूसरों की ज़मीनों पर जाकर कार्य करते थे। अधिकांश संपत्तियों और स्वामित्व सामंतों और रूढ़िवादी चर्च के पास होती थी। सामान्यतः किसान और ज़मींदार के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि किसान जो हैं वो अक्सर लगान ज़्यादा लेने पर या फिर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेने पर विद्रोह कर दिया करते थे। कठोर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सामान्यतः वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती थी। आजकल आप देखते हैं तो वर्ष में कई सारी फसलें उग जाती हैं, लेकिन उस टाइम पे भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में बहुत तेज़ी से लौह इस्पात उद्योग और कोयला खनन उद्योग स्थापित हुए। यानी कि जो पीटर्सबर्ग और मॉस्को हैं, ये दो राज्य हैं जिसमें लोहा, कोयला, इस्पात, इन सब का उद्योग जो है बहुत जल्दी शुरू होने लगा और बहुत जल्दी तरक्की करने लगा। मज़दूर वर्ग की स्थिति बहुत ख़राब थी, उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। अधिकतर मज़दूर जो हैं गांव से जुड़े थे और कृषि के समय पे अपना काम छोड़कर उन्हें अपने गांव लौटना होता था। परंपरा के रूप में रूसी किसान अक्सर अपनी ज़मीन अपने कम्यून या मीर को सौंप देते थे। यानी कि एक परंपरा थी वहाँ पर कि जो किसान हैं वो अक्सर अपनी ज़मीन जो है कम्यून या मीर को सौंप देते थे। ठीक है, तथा मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। यही सामूहिकता की भावना समाजवादी क्रांति के लिए एक प्रेरक आधार था। यानी कि ये एक उदाहरण था सामूहिकता का, यानी कि मेल मिलाप का ये एक उदाहरण था जो कि सामाजिक क्रांति के लिए प्रेरक आधार बना। ठीक है, समाजवादी क्रांति के लिए प्रेरक आधार बना। उदारवादी सामाजिक डेमोक्रेट और सामाजिक क्रांतिकारी खराब आर्थिक परिस्थितियों के साथ निरंकुश शासन को समाप्त कर समाजवादी शासन और संसद द्वारा शासन चाहते थे। यानी कि ये जो उदारवादी लोग थे ये निरंकुश शासन के साथ साथ जो है संसद द्वारा शासन चाहते थे। ठीक है, अब यहाँ बताया हमें रूस में समाजवाद। ठीक है, रूसी क्रांति से पूर्व हमने पढ़ लिया, अब बताना है रूस में समाजवाद। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन 1898 यानी कि 1898 में हुआ था। ठीक है, 1898 में जो है रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन हुआ था। कौन सी पार्टी थी? रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। और कब गठन हुआ था? 1898। किसानों ने भी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया था। 1900 में एक और पार्टी बनी थी, कौन सी? समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। ठीक है, 1903 में रूसी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बोल्शेविक बहुमत और मोनशेविक अल्पमत में विभाजित हो गए। यानी कि रूसी लोकतांत्रिक में पार्टियां जो थी बहुमत और अल्पमत में डिवाइड हो गई, बट गई। ठीक है, आगे देखते हैं। खूनी रविवार और 1905 की क्रांति देखते हैं, इसका क्या अर्थ है। खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। अशांत समय के दौरान जब परिवर्तन की मांग की गई थी, श्रमिकों का एक जुलूस जार
के शीतकालीन महल में पहुंचा, यानी कि अशांत समय चल रहा था और उसी समय में जो है परिवर्तन की मांग की गई थी। तो उसी टाइम पे जो श्रमिक थे उन्होंने एक जुलूस निकाला था जो कि शीतकालीन महल में पहुंचा था। ठीक है, जुलूस पर पुलिस द्वारा हमला किया गया था। जुलूस पर जो जुलूस जा रहा था उस पर पुलिस ने जो है अपना हमला किया था। 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए थे और इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस दिन 100 से अधिक जो है कार्यकर्ता मारे गए थे, तो इसलिए खूनी रविवार के नाम से इसे जाना जाता है। क्रांति के दबाव में जार ने एक निर्वाचित संसद ड्यूमा को निर्माण की अनुमति दी, यानी कि क्रांति होने लगी तो उसके दबाव में जार ने एक निर्वाचित संसद यानी कि ड्यूमा का निर्माण की अनुमति दी थी। ठीक है, अब प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर बुरा असर पड़ा था। ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना बुरी तरह से हार गई। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में जब रूस के साथ जो है युद्ध हो रहा था तो रूसी सेना जो है बुरी तरह से हार गई थी। 1914 से 1917 के बीच युद्ध में खेती और उद्योगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा था, यानी कि एक ऐसा काल था जहां पर खेती और बाकी क्रियाओं पर जो है काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़ा था। मज़दूरों की कमी हो गई थी और सेना को खिलाने के लिए अनाज की बड़ी आपूर्ति भेजी जाती थी, जिससे आम लोगों के लिए अनाज की भारी कमी हो गई। ठीक है, सैनिक भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, अब सैनिक भी क्रांतिकारियों के साथ देने लगे थे। तो ये कुछ प्रथम विश्व युद्ध में रूस की ये कुछ कारण थे जिससे कि रूस की हालत जो है ख़राब हो गई थी। अब यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको पढ़ना है, समझना है, उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला है, रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, दूसरा है, रूसी क्रांति से पूर्व सभी राज्यों की सामाजिक व राजनीतिक दशा कैसी थी। तीसरा, फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में आप क्या दो अंतर और दो समानताएं देख पाते हैं, संक्षेप में लिखिए। और चौथा है, युद्ध के किसी देश की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हमें देना है। चलिए मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर दिखा देती हूँ लिखित में, ताकि आप उन्हें वहाँ से देख सकें। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको उत्तर दिख रहे होंगे। पहला प्रश्न है, रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो यहाँ पर है फिनलैंड, लिथुआनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट, रूसी क्रांति में पूर्व रूसी साम्राज्य की सामाजिक व राजनीतिक दशा कैसी थी। तो राजनीतिक दशा पढ़ लेते हैं पहले हम। ये देखिए, राजनीतिक दशा 1905 से पूर्व रूस की राजनीतिक दशा अत्यंत निराशाजनक थी, यानी कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी। रूस में जार का निरंकुश शासन था, जिसमें जनता पुरानी दुनिया की तरह रहती थी। वह जनता पर दमनपूर्ण अनुशासन रखना चाहता था। वह यानी कि जो ठीक है, अब है सामाजिक दशा। सामाजिक दशा बतानी है हमें। रूस में किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय थी, यानी कि किसान जो हैं, सोचनीय का अर्थ आप समझ सकते हैं कि किसानों की दशा कुछ इस तरह थी कि उन्हें हर बात जो है हर काम सोच समझ के करना पड़ता था। उनके पास पूंजी नहीं होती थी और कारखानों में मज़दूरों के साथ अत्यंत बुरा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, कारखानों में मज़दूरों के साथ अत्यंत बुरा व्यवहार करते थे। चलिए प्रश्न 3 है, फ्रांसीसी क्रांति में दो अंतर और दो समानताएं। तो समानताएं आप देख लीजिए पहले। दोनों का उद्देश्य जनसाधारण और शोषण से मुक्ति दिलाना था, यानी कि दोनों ही अपने आप को आज़ादी दिलाना चाहते थे। दोनों ने संसार को नई विचारधारा प्रदान की। ठीक है, तो ये हो गए दो समानताएं। अब दो यहाँ पर हमें दो अंतर बताने हैं। तो ये देखिए, अंतर है, पहला है
1789 की क्रांति शांति काल में शुरू हुई, यानी कि 1789 में जो क्रांति हुई थी वो शांति काल में शुरू हुई थी। लेकिन जो 1917 की क्रांति थी वो क्या था, मतलब वहाँ पर शांति नहीं थी बिल्कुल भी, सब कुछ जो है युद्ध के समय पे ही हुई थी। और फ्रांस ने क्रांति का उद्देश्य नहीं बनाया था, जबकि रूस ने पहले से ही क्रांति के बारे में सोच लिया था। फ्रांस ने क्या सोचा था कि हम युद्ध ना करके पहले बातचीत कर अपना मामला जो है वो हल कर लेंगे, लेकिन जो रूस था उसने पहले से ही सोच लिया था कि हमें क्रांति ज़रूर करनी है, क्रांति के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रश्न 4 है, युद्ध में किसी देश की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर युद्ध होता है तो देश की जनता पर क्या क्या प्रभाव होते हैं। मारकाट होना, लोगों में द्वेष यानी कि लोगों में लड़ाई, अन्य राज्यों के लोगों के लिए बुरी छवि बनना। ठीक है, इसका अर्थ है मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बुरा काम किया है तो दूसरों के मन में वो बात बैठ जाती है कि आप बुरे हैं, तो उसकी छवि बन जाती है। इसी तरह अगर मान लीजिए हमारे राज्य में जो है लड़ाइयाँ हो रही हैं, जंग हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, तो दूसरे राज्य क्या सोचेंगे कि ये लोग तो हर काम जो है जंग से यानी कि युद्ध से ही करते हैं। अगला है, आम लोगों में भय बैठ जाता है, यानी कि जो आम लोग अपने घरों में बैठे होते हैं वो सोचते हैं कब कहाँ से कुछ आएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। और कई बड़े परिवार छोटे परिवार जो हैं बिखर जाते हैं, अराजकताएं फैल जाती हैं, पर्यावरण को नुकसान होता है और भी कई सारे नुकसान जो हैं जनता को पहुंचते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों और आपको समझ भी आ गए हों। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।